बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर 3 डायनामिक्स का आज का 3.4 लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्मली जो बॉडी एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है उसकी एग्जांपल जो हम ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमने एक स्ट्रिंग ली, कोई डोरी ली, उसके साथ एक स्टोन या पत्थर को अटैच किया, बांधा और हाथ से उसको डोरी को किया हमने घुमाना शुरू कर दिया। अब वो जो बॉडी है वो एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म का ये हमें ऑलरेडी पता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब वो कवर करेगा तो वो यूनिफॉर्म में सर्कुलर मोशन होगी। अच्छा, अब इसकी जो दूसरी एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि ज़मीन है, अर्थ है, अर्थ के गिर्द जो रिवॉल्विंग हो रही है मून की हो रही है, तो ये भी जो एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की है। लेकिन वैसे अगर हम एक पॉइंट देखें कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा है इनर्शिया के मुताबिक उसको स्ट्रेट लाइन मूव करना चाहिए। ये मतलब ये जो पत्थर है इसको चाहिए ये ऐसे सीधा जाए, जबकि ये एक स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रहा, ये एक सर्कल में मूव कर रहा है। तो ये सर्कल में मूव क्यों कर रहा है? पहली बात, सर्कल में मूव कर रहा है तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हम इसको सर्कुलर मोशन का नाम दे देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे हो उसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। तो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल ये भी है कि रिवॉल्विंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ, और क्या कहते हैं, स्टोन अटैच एट वन एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर पॉइंट। अच्छा, अब इसी तरह से हमने कहा जी ये मोशन सर्कुलर मोशन आ गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि जी ये इनर्शिया के मुताबिक इसको स्ट्रेट पाथ में मूव करना चाहिए, जबकि ये स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रहा। कोई चीज़, कोई फोर्स ऐसी है उसकी वजह से ये स्ट्रेट पाथ में मूव करने की वजह से सर्कल में मूव करता है। तो वो जो सर्कल में मूव करवा रही है फोर्स, वो कहाँ से आती है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है? तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का नाम आता है कि ऐसी फोर्स जो बॉडी को मूव करवाए, बॉडी को मूव करवाए एक सर्कल के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं? सेंटीमीटल फोर्स का नाम देते हैं। ये वही पॉइंट डिस्कस कर रहा है जो मैंने क्लियर किया है कि बॉडी की जो एक प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक इनर्शिया की वजह से उसको स्ट्रेट लाइन मूव करना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो क्यों रिवॉल्व कर रहा है या किस तरह से वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है? तो उसका पॉइंट ये आता है कि एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल में रोटेट करे उस फोर्स को हम सेंटीमीटर फोर्स का नाम देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बॉडीज एक सर्कल में रिवॉल्व कर रही होती हैं उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है बजाय इनर्शिया को फॉलो करते हुए वो स्ट्रेट पाथ पे मूव करे। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। इसी की एग्जांपल ये जो है यही ले लेते हैं कि एक पत्थर जो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है, जो स्टोन है, वो रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है। वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, ये रिवॉल्व कर रहा है तो बजाय ये सीधा जाने के वो इधर को आ जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है उसको सेंटर पॉइंट की तरफ फोर्स लगाती है। मतलब कि वो जो उसको सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर है वो ये स्ट्रिंग की तरफ से दी जा रही है। फिर जब वो आगे जाता है इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल, तो इस पॉइंट पे फिर वो आगे जाने लगता है, फिर उसको जो स्ट्रिंग होती है, डोरी होती है, वो खींच लेती है। फिर इधर से जब वो इधर जाने लगता है, ठीक है, इधर से ये इधर जा रहा होता है, फिर स्ट्रिंग जो होती है उसे वो खींच लेती है। तो इस तरह से बॉडी कंटिन्यूसली एक पाथ पे, एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता रहता है। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी एक एग्जांपल है, ये तो है कि हमारे पास एक जो स्ट्रिंग है वो उसके साथ कोई बॉडी अटैच है, वो मूव कर रहा है। अब इसी तरह से हमारे पास जो एक मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो इसके अंदर सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से आती है, जबकि ये किसी भी चीज़ के साथ इससे अटैच ये कांटेक्ट में नहीं है। जब कांटेक्ट में नहीं है तो ये बजाय सीधा जाने के ये किस वजह से जो है इस तरफ मूव करता है। तो जब हमने कहा जी ये यहाँ पे सीधा जाना चाहता, इसको ज़मीन की ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींचा तो ये बजाय सीधा जाने के थोड़ा सा बेंड हो गया। फिर जब इधर थोड़ा सा आगे आया तो फिर इसने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आया, इसने कोशिश की कि ये स्ट्रेट पाथ में मूव करे, फिर इधर से ज़मीन की ग्रेविटी ने इसको अपनी तरफ खींच लिया। फिर आगे आता है, फिर इसने कोशिश की ये स्ट्रेट पाथ में मूव करे, फिर ग्रेविटी ने मूव कर लिया। इस तरह से कंटिन्यूसली जो वो अपनी डायरेक्शन को वेरी करते हुए यहाँ पे
ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहता है, और जिस ज़मीन की ग्रेविटी है उसको जो नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है वो वेल करवा देती है। इस वजह से जो बॉडी है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता रहता है। अब इसके बाद हमारे पास अगर मैथमेटिकल रिलेशन देखें कि एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलेरेशन होगा सेंटीमीटर फोर्स के अकॉर्डिंग वो होगा AC=v²/r, ये आ जाएगा। अब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, मतलब अगर ये देखते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमारे पास, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये जो फार्मूला है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का जो फार्मूला आएगा Fg(c)mv²/r, मतलब यहाँ पे जो सेंटीमीटर फोर्स है वो डिपेंड कर रही है मास के ऊपर, स्पीड के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर, मतलब मास, वेलोसिटी या रेडियस, इन तीनों में से कोई भी चेंज होगा तो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स जो है वो भी वेरी करेगी। अच्छा, यहाँ पे जो है मास और वेलोसिटी के इंक्रीज होने से सेंटीमीटर फोर्स इंक्रीज होगी, जबकि रेडियस या डिस्टेंस के डिक्रीज होने से जो सेंटीमीटर फोर्स है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जब हम सेंटीमीटर फोर्स की बात करते हैं तो सेंटीमीटर फोर्स के साथ साथ हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी डिस्कशन करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर हम कहें तो ये क्या चीज़ है, यदि सेंटीमीटर फोर्स को हमने डिस्कस करना है तो हम न्यूटन थर्ड लॉ को डिस्कस करते हैं। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब भी एक एक्शन होता है यहाँ पे क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, जब भी एक एक्शन होगा वहां पे एक रिएक्शन होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो रिएक्शन है किसका है जी, सेंटीपिटल फोर्स का। अब सेंटीपिटल फोर्स जो है बॉडी को सेंटर की तरफ खींचती है, और एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को आउटवर्ड फोर्स लगाए, आउटवर्ड एक्ट करवाए, उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देंगे, जो कि सेंटीपिटल का रिएक्शन होगा जो कि पुल करेगा बॉडी को आउटवर्ड, मतलब कि ये जो बॉडी है इधर को मूव कर रहा है, ये सेंटीपिटल फोर्स है, ठीक है जी। अब यहां पे एक फोर्स जो है इसको बाई की तरफ पुश कर रही है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। अब ये जो है आसान अल्फाज में सेंटीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन है जो बॉडी को आउटवर्ड पुल करता है उसको हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बैंकिंग ऑफ रोड है। अब बैंकिंग ऑफ रोड यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड की ज़रूरत क्यों आती है, तो यहाँ पे पहला हमारे पास पॉइंट है कि फ्रिक्शन जब टायर और रोड के दरमियान जो है, वैसे तो ये सेंटीपिटल फोर्स अवेल करवाती हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन है वो क्या कहते हैं, सेंटीपिटल फोर्स वेल करवाती है जब बॉडी एक सेंटर में मूव कर रहा होता है। लेकिन जब कार बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करती है और उस टाइम हम अपनी कार को टर्न करवाना चाह रहे हैं तो उस टाइम गाड़ी मूव नहीं करेगी, वहां पे क्या होगा जी, स्कीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्यों स्कीडिंग शुरू होगी, क्योंकि जो फ्रिक्शन की क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। वो डिफरेंट रीजन से हो सकती है, ये तो स्पीड बहुत ज्यादा है तो रोड और टायर्स के दरमियान जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन थी वो कम होगी, या फिर जो रोड है वो जो है वो क्या है, वेट है, ठीक है। तो वही है पॉइंट के उसके दरमियान फ्रिक्शन कम होगी, वो तेज सी की वजह से हुई है या गीलापन या किसी और वजह से वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई है। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड बेसिकली क्या है, तो आउटर एज, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी मूव कर रही है, इसके आउटर एज को बेंड कर देना, उठा देना, तो उसको हम जो है नाम देते हैं, मतलब आसान अल्फाज में राइजिंग ऑफ आउटर एज, ठीक है। इसको बैंकिंग ऑफ रोड का नाम देते हैं। अब बैंकिंग ऑफ रोड का मकसद क्या होता है कि जब हम स्पीडी मूव कर रहे हो, स्पीडीली ये मतलब जिसमें गाड़ी है वैसा है, तो ये मूव कर रही है रोड के ऊपर, अब उसको जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो स्पीड की वजह से या रोड के वेट होने की वजह से मुकम्मल नहीं हो रही, तो हमने क्या किया, रोड को बेंड कर दिया, रोड को बेंड करने की वजह से क्या हुआ, उठा दिया थोड़ा सा एक कॉर्नर से, तो उसकी वजह से जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन थी वो उसकी पूरी हो जाएगी। तो उसकी वजह से बजाय एक्सीडेंट होने के जो कमी रोड और टायर के दरमियान थी वो बैंकिंग ऑफ रोड से
मुकम्मल हो जाएगी और एक्सीडेंट से बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद लगता है कि इसी तरीके का सर्कुलर मोशन की टर्म में ही हम यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन ड्रायर को। अब वॉशिंग मशीन ड्रायर की तरफ अगर आते हैं, पहला पॉइंट है कि एक बास्केट होती है इसके अंदर, ठीक है, जो क्या कर रही होती है, स्पिन कर रही होती है, और उसकी जो वॉल्स बनी होती हैं वो क्या होती हैं, परफोरेटेड होती है, ठीक है। ये हमने पहले कहा कि जो रोटेट कर सकती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये परफोरेटेड वॉल्स वाली जो बास्केट है ये स्पिन करना, रोटेट करना शुरू कर देती है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। सेंटीपिटल फोर्स की कमी होती है, ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स की कमी होती है। अब बॉल जो वो वहाँ पे पानी होता है वो क्या करता है, मतलब वो जो कपड़े हैं वॉल है मिसाल के तौर पर, ये कपड़े जोर के साथ इसके साथ जाके जुड़ गए हैं। अब ये इसके साथ जाके जुड़ गए हैं तो कपड़े तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो वॉल जो होंगी वो मतलब वॉल जो उसकी बनी हुई है बास्केट की, उसके दौरान जो सुराख होंगे, जो पानी है वो उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा और वो जो कपड़े होंगे वो ड्राई हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन ड्रायर के थ्रू जो है वो सुखा खुश्क भी कर सकते हैं, ड्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास आता है क्रीम सेपरेटर। अच्छा, अब क्रीम सेपरेटर में क्या है कि इसको पहली बात जो हम मतलब अगर बड़े लेवल पे देखें तो कुछ जगहों पे यूज़ करते हैं फैट कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए, कि हमने इसमें कितना कौन सा फैट कंटेंट जो है वो ऐड करना है और कौन सा रिमूव करना है। अच्छा, इसके अंदर हम करते क्या हैं कि जिस तरह से ये बाउल एक बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन करवाते हैं हाई स्पीड के साथ। जब हाई स्पीड के साथ हम इसको स्पिन करवाएंगे तो फिर होगा क्या कि जो हैवी कंटेंट होगा वो मूव कर देगा आउटसाइड पे, मतलब जो स्पीड से जब हम इसको मूव करवाएंगे तो जो हैवी कंटेंट होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा और जो लाइटर होगा वो किधर को हो जाएगा, इनसाइड आ जाएगा। जब हैवी कंटेंट बाहर को हो गया और लाइटर अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको निकालने का तरीका, सेपरेशन करने का तरीका क्या होता है, जो हमारे पास स्किम्ड मिल्क आएगा वो आउटर वॉल पे चला जाएगा, जो भी हमने पॉइंट कहा, ठीक है। जो थिक होगा, डेंसर होगा, ठीक है, वो आउटर वॉल पे चला जाएगा। जो क्रीम वगैरह होगी या थिन होगी वो सेंटर में आ जाएगी, और जो सेंटर में आएगी उसको हम क्या करेंगे, एक पाइप सेंटर में बनाया होगा, उस पाइप के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको हम वहां से बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम क्रीम सेपरेट कर लेते हैं और स्किम्ड मिल्क जो है, जो डेंसर होता है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, बहुत जगहों पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।